नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी विधिवत चल रही होगी। परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही तिथि घोषित की जाएगी और तब तक हमें इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि अपनी तैयारी को और बेहतर करना है, जिससे हम और बेहतर, क्योंकि अब प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें, ये जो समय मिल रहा है, जो गैप बढ़ गया है, इससे थोड़ा सा कंपटीशन लेवल हमारा बढ़ेगा। तो हमें चीज़ों को और बेहतर करना है और बेहतर अगले स्टेज पर लेकर जाना है, जिससे किसी भी प्रकार की हमें समस्या ना हो, हर कीमत पर हम प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर सकें। तो विगत वर्षों के प्रश्नों के सीरीज में विशेष रूप से करंट अफेयर्स हम एक वर्ष का देख रहे हैं यहाँ पे। तो करंट अफेयर्स एक वर्ष देखने के क्रम में लगभग 20 प्रश्न हैं। इन 20 प्रश्नों का हमें अध्ययन करना है। साथ ही साथ जो फैक्ट बताऊंगा उस फैक्ट को आपको नोट करना है और प्रयास करना है कि सप्ताह में एक दिन इसका रिवीजन आप कर सकें। और आपको बता दें, कल सायं 4 बजे आपके अपने चैनल पर लाइव रहूंगा। तो आपके जो भी डाउट हैं, जो भी कुछ समस्याएं हैं, उस पर हम बात करेंगे आपस में। तो 4 बजे, सायं 4 बजे आप सब उपस्थित रहिएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके आप प्रश्नों को देख लेते हैं। विकास जी ने बहुत मेहनत के बाद माइक सेट किया है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, और प्रश्नों की पीडीएफ के बारे में बात करें तो कमेंट बॉक्स में आपको पहली कमेंट देखने को मिल जाएगी, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, पीडीएफ प्राप्त करें, पीडीएफ को सेफ रखें और सप्ताह में एक दिन रिवीजन अवश्य करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न कह रहा है, जल संसाधन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के अनुसार अक्टूबर 2020 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 100% कवरेज के लिए 100 दिवसीय अभियान के बावजूद सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी में नल से पानी आपूर्ति करने में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असफल रहा। प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन यह क्या कह रहा है कि 100 दिनों के लिए एक अभियान चलाया गया था और इस अभियान के माध्यम से विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्रों को नल से जल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया था। तो सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को जो ये लक्ष्य रखा गया था कि 100 दिन में नल से जल उपलब्ध कराना है, इनमें से कौन सा राज्य है जो असफल रहा, वो आपको बताना है। चलिए बताएं, इनमें से कौन सा राज्य असफल रहा है, ये आपको बताना है। चलिए बताएं कौन सा राज्य इनमें से असफल रहा। तो आपको बता दें, 4 राज्य दिए हैं, हरियाणा, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र। भले ही यह प्रीमियर वीडियो है, लाइव नहीं है, लेकिन प्लीज जो लोग देख रहे हैं अवश्य जवाब दिया करें, साथ ही साथ अपना स्वमूल्यांकन किया करें, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के प्रश्न हैं। तो यदि आपके पिछले महीनों के प्रश्न नहीं हल हो रहे हैं, मतलब करंट अफेयर्स आपका वीक है, मेहनत करने की जरूरत है, तो स्वमूल्यांकन अवश्य करें और उस सुधार पर अपने को आगे बढ़ाएं। चले बताएं कौन सा राज्य है जिसने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र सही उत्तर है। महाराष्ट्र ने इस 100 दिवसीय अभियान में अपने सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल उपलब्ध करा पाने में असफल रहा है, ठीक है। अब महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो सबसे पहली बात कि भारत के बहुत सारे राज्यों के गवर्नर हाल ही में चेंज हुए हैं, तो हमें राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम अवश्य पता होना चाहिए। तो भगत सिंह कोश्यारी नाम याद रख लीजिएगा। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी आपको याद रखना है। यहाँ पे बात हुई थी कि जल संसाधन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति, मतलब बात हो रही है जल शक्ति मंत्रालय या जल संसाधन मंत्रालय की। तो आपको बता दें, इसके मंत्री भी कौन है वह भी आपको पता होना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत इस मंत्रालय के मंत्री हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट मैं बताऊंगा। उन फैक्टों का आपको अध्ययन करना है, उन फैक्ट के बारे में आपको डिटेल रखनी है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं। फैक्ट जैसे मैं बताने जा रहा हूं आपको कि 100% कवरेज वाले राज्य कौन कौन से थे। तो हरियाणा था, तेलंगाना था, गोवा था, पंजाब था, पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था। ये 100% कवरेज वाले राज्य हैं, नहीं पूछे जाएंगे। किसने नहीं
कवर कर पाया है कौन सा राज्य, वो आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ चीजें और आपको याद रखनी है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जानते हो कि समुद्री जल को स्वच्छ बनाने के लिए बिलौड़ीकरण संयंत्र जो है ये मांडवी कक्ष में पिछले दिनों लगाया गया था। याद रखना है, समुद्री जल को स्वच्छ बनाने के लिए बिलौड़ीकरण संयंत्र मांडवी कक्ष गुजरात में स्थापित किया गया है, नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्योंकि बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है नागपुर। नागपुर के बारे में क्या आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। नागपुर के बारे में आपको नोट करना है कि भारत की पहली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला जो है वो नागपुर में खोली गई है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या खोला गया है, भारत की पहली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन पिछले दिनों नागपुर में किया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की थी और जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन जो प्रोग्राम था उसको भी शुरू किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बताएं, यहां पे एक संगठन का नाम दिया हुआ, ध्यान से पहले प्रश्न पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको सिमी बोलते हैं, भारत में एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। दूसरा कथन कह रहा है सिमी का गठन अप्रैल 1977 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। अब बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सिमी के संदर्भ में सही है। निश्चित रूप से यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो सिमी के बारे में अवश्य जानते होंगे, और यदि उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं भी हैं तो भी विभिन्न आतंकी संगठन जो भारत में लगातार भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इन्हीं आतंकी संगठनों में से एक आता है आपका सिमी, और सिमी के बारे में आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि सिमी एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। दूसरा कहा जा रहा है कि सिमी की स्थापना 1977 में हुई थी। तो बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। चलें, सबसे पहली बात आपको बता दें, जो सिमी संगठन है, सिमी संगठन की स्थापना वर्ष 1977 में यूपी के अलीगढ़ में हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसका जो उद्देश्य था वो भारत में दारुल इस्लाम की स्थापना करना था, और 2001 में इसको प्रतिबंधित किया गया था। कब प्रतिबंधित किया गया था? वर्ष 2001 में इसको प्रतिबंधित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पहला कथन भी सत्य है क्योंकि इसमें बोला गया है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। दूसरा बोला गया है कि 1977 में स्थापना हुई थी, यह भी सही है। मतलब सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, इतना तो हमने देख लिया कि सी विकल्प सही उत्तर है। अब कुछ चीजें मैं और आपको बता देता हूं। पिछले यदि हम कुछ परीक्षाओं को देखें तो विभिन्न आतंकी संगठनों के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न कैसे पूछे गए हैं? प्रश्न पूछे गए हैं आतंकी संगठनों के नाम देके कि ये किस देश से संबंधित हैं। तो मैं कुछ आतंकी संगठनों के नाम लिख रहा हूं, यदि आपको पता है कि कहां से बिलोंग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ जवाब देते जाइएगा। जैसे पहला आता है इस्लामिक स्टेट, पहला आतंकी संगठन है इस्लामिक स्टेट। दूसरा आतंकी संगठन है तालिबान। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं। तीसरा आतंकी संगठन है अल शबाब, जो इन दिनों चर्चा में है उन्हीं की बात कर रहा हूं, अल शबाब। अगला आतंकी संगठन है बोको हराम। अल कायदा आप जानते ही होंगे। बोको हराम के बाद एक नया इन दिनों आया है न्यू पीपुल्स आर्मी, न्यू पीपुल्स आर्मी। अब इन संगठनों के बारे में पता होना चाहिए कौन सा संगठन किस देश से संबंधित है। जैसे बात करते हैं हम यदि इस्लामिक स्टेट की, तो इस्लामिक स्टेट का संबंध मुख्य रूप से सीरिया से है। तालिबान की यदि हम बात करें तो तालिबान का संबंध अफगानिस्तान से है। इसके बाद बात आता है अल शबाब। अल शबाब की यदि हम बात करें तो इसका संबंध है अफ्रीका के देश सोमालिया से। तो अल शबाब सोमालिया का एक आतंकी संगठन है। बोको हराम की बात करें तो नाइजीरिया में लगातार इसके द्वारा आप कह सकते हैं कि नाइजीरिया सेना और नाइजीरिया के लोगों पर हमले किए जाते हैं, तो बोको हराम संबंधित है नाइजीरिया से। और न्यू पीपुल्स आर्मी की यदि हम बात करें तो यह संगठन संबंधित है फिलीपींस से। फिलीपींस वही देश है जिसकी राजधानी है मनीला। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। और इसमें से फिर से बता दे रहा हूं, इस्लामिक स्टेट संबंधित है आपका सीरिया से, तालिबान संबंधित है अफगानिस्तान से, अल शबाब संबंधित है सोमालिया से, बोको हराम संबंधित है नाइजीरिया से, न्यू पीपुल्स आर्मी संबंधित है फिलीपींस से। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे मैंने बताया फिलीपींस की राजधानी मैंने आपको बताया मनीला। आपके लिए मैंने ओलंपिक का सेशन समाप्त किया है, ओलंपिक से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आप तक प्रस्तुत किया है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि फिलीपींस की वो कौन सी महिला हैं जिन्होंने फिलीपींस के लिए ओलंपिक के इतिहास में पहला गोल्ड मेडल जीता है। फिलीपींस देश ने हाल ही में पहला गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक के इतिहास में, और इस रिकॉर्ड को बनाया है एक महिला ने। उन महिला का नाम क्या है और किस खेल में जीती हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि ईमानदारी से आपने ओलंपिक की वीडियो देखी होगी तो निश्चित रूप से आप जवाब देने में सक्षम होंगे। और साथ साथ जो फैक्ट बताता हूं, प्लीज उस फैक्ट को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। यदि साथ साथ नहीं नोट कर पाते हैं प्रीमियर में, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। यही वीडियो आपके चैनल पर पब्लिक रहता है, आप आराम से जाकर एक एक पॉइंट देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि यहां पे बात हो रही थी उत्तर प्रदेश की, और आप जानते हो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहां की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। योगी आदित्यनाथ यहां के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश लगातार समाचार पत्रों में बना हुआ। क्यों बना हुआ है? क्योंकि लगातार नए नए घटनाक्रम हो रहे हैं। जैसे पिछले दिनों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। पूछा जाए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है बनारस उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपसे पूछा जाए पूर्वांचल एक्सप्रेस जो हाल ही में चर्चा में था कहां पे बना है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में बना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किन दो स्थानों को जोड़ता है पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो आपको बताना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है। और इसकी जो कुल लंबाई है यदि हम बात करें तो वह भी आपको पता होना चाहिए, 341 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी फैक्ट हैं उस राज्य से संबंधित जो भी आप पढ़ते हैं वो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको बताएं। यहां पे बात हो रही है आवास एवं शहरी विकास कार्य मंत्रालय की। बोला जा रहा है कि इनके सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र ने। इन्होंने जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पायलट पेयजल सर्वेक्षण प्रारंभ किया है। पहले चरण में मंत्रालय ने कितने शहरों को पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च करने का निर्णय लिया? बोला जा रहा है कि एक परियोजना है जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत, जिनमें पायलट स्तर पर पेयजल सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। तो कितने शहरों में शुरू किया गया है आपको बताना है। इनमें मैं बता दूं, जैसे आगरा हो गया, बदलापुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, चुरू हो गया, कोच्चि हो गया, मदुरै हो गया, इन शहरों में इसको प्रारंभ किया गया है। और जो कुल शहर हैं इसके अंतर्गत, कुल शहर हैं 10। तो क्या याद रखना है आपको कि 10 शहरों में इसको शुरू किया गया है। यह संख्या आपको याद रखनी है। इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पायलट पेयजल सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है, जो कि 10 शहरों में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। क्या बोला जा रहा है? जून 2019 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गायकवाड़ आयोग की सिफारिशों के आधार पर मराठा आरक्षण को घटा दिया। दूसरा कथन कह रहा है, इंदिरा साहनी फैसले के अनुसार किसी भी परिस्थिति में आरक्षण सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकता है। तीसरा कथन कह रहा है, 103वां संविधान संशोधन अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। तीनों के तीनों जो कथन है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इंदिरा साहनी विवाद हमेशा पॉलिटी में पढ़ते हैं। दूसरा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, देश में बहुत बहस छिड़ी हुई थी इस पे, तो निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो चले बताएं इनमें से कौन से कथन सही हैं। चले ध्यान से पढ़िएगा और बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। यदि आप जवाब दे लेते हैं इस प्रश्न का, निश्चित रूप से आपकी जो राज्य व्यवस्था है वो बेहतर है। मतलब आपको पॉलिटी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है यदि आप सफलतापूर्वक इसका जवाब देते हैं। चले बताएं।
देखो, सबसे पहली बात 103वां संविधान संशोधन, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि 103वां संविधान संशोधन जो था ये अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर, जिसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित था। तो कहने का मतलब है कि ये तीसरा तो सही है, ठीक है। अब अगर तीसरा सही है तो यदि हम अपने उत्तरों पे जाएं तो या तो बी सही हो सकता है, या तो डी सही हो सकता है, और या तो सी सही हो सकता है। ए विकल्प आपका यहां से निकल जाता है क्योंकि ए विकल्प में तीसरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब इसमें यदि हम देखें, आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा कथन कह रहा है इंदिरा साहनी फैसले के अनुसार किसी भी परिस्थिति में आरक्षण सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंदिरा साहनी जो वाद था उसमें बोला गया था साधारण स्थिति में आरक्षण 50 से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, किसी असाधारण परिस्थिति में यह आरक्षण सीमा 50% से ऊपर हो सकती है। तो कहने का मतलब दूसरा कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि जून 2019 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गायकवाड़ आयोग की सिफारिश के आधार पर मराठा आरक्षण को घटा दिया। जी हां, सत्य है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? सी विकल्प इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ 103वां संविधान संशोधन अधिनियम हमने देखा। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था ये भी पता होना चाहिए। तो याद रखना है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो ओबीसी को अधिसूचित करने से संबंधित था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है 102वां जो है वो ओबीसी से संबंधित है, 103वां जो है वो सामान्य कैटेगरी से संबंधित है, विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको यह भी पता होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी मिला है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा मिला है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मिला है, तो याद रखना है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। इसको बताएं। सितंबर 2021 में किस संस्था द्वारा स्टॉक मार्केट एक्सचेंजों हेतु निपटान प्रणाली की पेशकश की गई? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और भारतीय रिजर्व बैंक। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। विशेष रूप से जो निपटान प्रणाली होती है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, ये बात हो रही है T+1 निपटान प्रणाली की। और T+1 निपटान प्रणाली क्या होता है? T+1 निपटान प्रणाली का मतलब था कि जब वास्तविक लेन देन आपका होता है तो वास्तविक लेन देन होने के एक ही कार्य दिवस के अंतर्गत आपका पेमेंट होना चाहिए, आपका मामले का निपटारा होना चाहिए और निवेशक को अगले दिन पैसा मिल जाना चाहिए। ये तो हो गया T+1 निपटान प्रणाली। इसी प्रकार से होता है T+2 निपटान प्रणाली। उसमें होता है कि जब आपका वास्तविक लेन देन हो जाए तो उसके दूसरे दिन मतलब 2 दिन बाद जो निवेशक है उसको उसका पैसा मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम बात करें विशेष रूप से स्टॉक मार्केट की बात हो रही है तो इसका संबंध है सेबी से। ए विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। कुछ लोग जो लोग अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझते होंगे वो इसको पढ़कर ही आसानी से जवाब दे सकते थे, क्योंकि इनमें भारतीय रिजर्व बैंक और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का कोई रोल नहीं था। इसको बताएं। वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की मेजबानी किसने किया? बोला जा रहा है ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में कहां आयोजित किया गया, बताएं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यदि आज आप नहीं बता पाते हैं बड़ी निराशा होगी, आपसे ज्यादा निराशा मुझे होगी। चलिए बताएं, ब्रिक्स की अध्यक्षता और मेजबानी किसने की? जल्दी से बताएं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो, जब किसी देश में कोई बैठक होती है, जब कोई राष्ट्र जो है किसी बैठक की मेजबानी करता है या अध्यक्षता करता है, मान लीजिए ब्रिक्स का हम उदाहरण ले लें, तो अगर ब्रिक्स की जो मेजबानी है, अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो ब्रिक्स से संबंधित जितने भी बैठकें होंगी, चाहे वो ब्रिक्स से संबंधित रक्षा मंत्रियों की बैठक हो, ब्रिक्स से संबंधित आप कह सकते हो गृह मंत्रियों की बैठक हो, ब्रिक्स से संबंधित व्यापार मंत्रियों की बैठक हो, वो सारी की सारी बैठक उसी देश में होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। जैसे G7 की बात कर लें तो G7 से संबंधित जितनी भी बैठकें होंगी उसी देश में होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसकी अध्यक्षता में है, तो अध्यक्षता पता होना चाहिए। यदि यहीं पे हम पूछ लें कि 2021
ब्रिक्स के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पे, किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? जवाब सेम रहेगा। यदि हम पूछ लें ब्रिक्स 2021 के व्यापार मंत्रियों की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई, तो ये भी यही रहेगा। यदि हम आपसे पूछ लें ब्रिक्स 2021 के सैन्य जो कमांडर थे उनकी बैठक की आयोजन जो है किया गया किसकी अध्यक्षता में, सेम जवाब होगा जिसके यहाँ आयोजन होता है। तो इसका सही उत्तर है भारत, क्योंकि 2021 का जो आयोजन था वो भारत की अध्यक्षता में हुआ है। भारत इसका सही उत्तर है। अब इसमें यदि हम देखें तो आपको पता होगा 24 से 26 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। और इसमें यदि हम बता दें कि 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन था इससे पहले, वह भी भारत में हुआ था। मतलब आपको यह याद रखना है कि भारत ने, इतना याद रखना है कि भारत ने इससे पहले 2 और ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन अपने यहां किया है, अध्यक्षता किया है। कब? एक किया है 2012 में, एक किया है 2016 में। तो याद रखना है कि जहां 13वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में हुआ है, 13वां के पहले 2012 में और 2016 में भी भारत में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो हाल ही में यदि प्रश्न इस तरह पूछ लिया जाए कि अभी तक भारत में कितने बार ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो जवाब होगा 3 बार अभी तक आयोजन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात हो रही है ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण, BRICS। अब इसमें अलग अलग देशों का नाम आता है, जैसे V फॉर यदि हम बात करें तो यहां पे आ जाएगा ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। आपको बता दें पहला सम्मेलन जो इसका था ये 2009 में हुआ था, रूस में हुआ था। ठीक है, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स जो है क्या इसका कोई बैंक भी है, तो हाँ जी हाँ, ब्रिक्स बैंक है। और ब्रिक्स बैंक को नया नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चीन के शहर संघाई में आपको देखने को मिलेगा। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इतनी जानकारी हमने कर लिया ब्रिक्स के बारे में। इसके बाद G7 के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कि G7 का जो 47वां शिखर सम्मेलन था, हाल ही में आयोजित किया गया था। 47वां शिखर सम्मेलन जो है ये कार्नवाल यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किया गया था। 48वां जो इसका सम्मेलन होगा 2022 में, वो जर्मनी में आयोजित किया जाएगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको बताएं। 15 फरवरी 2021 को न्योगी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिर्देशक के रूप में चुनने के लिए सर्वसम्मत से सहमति हुई। वो किस देश से हैं? यहाँ पे एक महिला के बारे में बात हो रही है और ये महिला है विश्व व्यापार संगठन की महानिर्देशक, इनको चुना गया है। और विश्व व्यापार संगठन की ये पहली महिला महानिर्देशक हैं, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण होना चाहिए आपके लिए। साथ ही साथ किस देश की हैं यह भी पता होना चाहिए। तो बताएं किस देश की महिला है? चले जवाब दीजिएगा, सभी को जवाब देना है। देखो यहां पे बात हो रही है इस महिला की, तो आपको बता दें कि न्योगी ओकोंजो-इवेला जो है ये नाइजीरिया की महिला है। कहां की महिला है? नाइजीरिया की महिला है। नाइजीरिया आपको पता होना चाहिए। पहली अफ्रीकी महिला है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा, यहाँ की करेंसी है नायरा। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। इसको बताएं। मार्च 2021 में जारी जीवन यापन सुगमता सूचकांक 2020 रैंकिंग के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने फैक्ट बताऊंगा इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए पहले आप जवाब दीजिए कि जीवन यापन सुगमता सूचकांक 2020 के रैंकिंग के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है आपको बताना है। बताएं। चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और इंदौर। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए ये रैंकिंग जारी कौन करता है। ये रैंकिंग जारी करता है आपका केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 2 श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी होती है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की, दूसरी श्रेणी होती है 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की। तो
तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की यदि हम बात करें तो बेंगलुरु इनमें टॉप पर है, बेंगलुरु नंबर 1 पे है, ये आपको पता होना चाहिए। बेंगलुरु की यदि हम बात करें, आप जानते हो कर्नाटक की राजधानी है, वर्तमान समय में बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि हम बात कर लें कि 10 लाख से कम शहर वाले में कौन सा शहर टॉप पे था, 10 लाख से कम आबादी वाले में, तो याद रखना है 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला टॉप पर है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो है वो आपका बेंगलुरु टॉप पर है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सूचकांक 2022 के अनुसार किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इस तरह की रैंकिंग पूछी जाती है, तो बताएं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार कौन सा संस्थान है जो विश्व में टॉप पर है, आपको बताना है। विश्व में पहले स्थान पर कौन सा है? 4 इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है। चलें बताएं। सबसे पहले आपको बता दें, आप सोचते रहें, हम कुछ अतिरिक्त जानकारी बता दें। ये इस रैंकिंग का 18वां संस्करण है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में यदि हम देखें तो 35 संस्थानों को इस रैंकिंग में जगह मिली है और इन 35 संस्थानों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है आईआईटी बॉम्बे, दूसरे नंबर पर आता है आईआईटी दिल्ली, तीसरे नंबर पर आता है आईसीएससी बेंगलुरु या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अब आपको बताना है कि कौन सा टॉप पर है, तो जो इसमें टॉप यूनिवर्सिटी है वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ये टॉप पर है। दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो दूसरे स्थान पे आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पे बात करें तो आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो पहला याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा, पर्याप्त है। भारत के कौन से संस्थान इसमें शामिल है ये आपको पता होना चाहिए। 3 संस्थान मैंने बताया टॉप 3, पहला है आईआईटी बॉम्बे, दूसरा है आईआईटी दिल्ली, तीसरा है आईसीएससी बेंगलुरु या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। आईआईटी बॉम्बे की यदि हम बात करें तो जो इसमें रैंकिंग है वो है 177। आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग की बात करें 150वीं रैंक है। आईआईएससी बेंगलुरु की बात करें तो 186वीं रैंक है। तो इनकी रैंकिंग भी आपको पता होना चाहिए कि इनमें जो भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है वो 177वें नंबर पर है और वो है आईआईटी बॉम्बे, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली। इसको बताएं, जुलाई 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों की संस्कृत मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? देखो, अभी मैंने एक जवाब आपको दिया था कि भैया ब्रिक्स से सम्मेलन 2021 से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, ब्रिक्स 2021 से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए आयोजन से संबंधित, जवाब एक ही होगा, क्या? भारत। चाहे वो रक्षा मंत्रियों की बात हो, चाहे संस्कृति मंत्रियों की बात हो, चाहे किसी भी मंत्रालय की बात हो, चाहे सेना से संबंधित सैन्य बैठकों की बात हो, सबका जवाब एक ही होगा, भारत। तो डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, मार्च 2021 में सोफिया रोबोट द्वारा बनाई गई पेंटिंग की नीलामी कितने रुपयों में की गई है? बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोफिया रोबोट ने जो पेंटिंग बनाई है उसकी नीलामी कितने रुपयों में हुई है, आपको बताना है। तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर है $6,88,888। इतने में इसकी नीलामी हुई है, ये विकल्प आपका सही उत्तर है। मतलब लगभग आप कह सकते हो $7 लाख में इसकी नीलामी हुई है। इसमें सोफिया रोबोट के साथ साथ एक व्यक्ति भी जुड़े हुए थे जिनका नाम है एंड्रिया बोनासेटो, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रोबोट सोफिया जो है ये आपको पता होना चाहिए। रोबोट सोफिया की बात करें तो इसको बनाया था हैनसन, नाम याद रख लीजिएगा, हैनसन रोबोटिक्स। किसने बनाया था? हैनसन रोबोटिक्स ने इसको बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि सोफिया रोबोट को वर्ष 2017 में सऊदी अरब की नागरिकता दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त है और सोफिया विश्व की पहली रोबोट है जिसको किसी देश की नागरिकता मिली है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब हमने बताया कि सऊदी अरब की नागरिकता मिली है, तो सऊदी अरब आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सऊदी अरब की जो मुद्रा है सऊदी रियाल बोलते हैं।
यहाँ की राजधानी की यदि हम बात करें तो आप जानते हो रियाद है यहाँ की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि सऊदी अरब के साथ पहली बार भारतीय नौसेना ने अभ्यास किया और इस सैन्य अभ्यास का नाम था अल मोहद अल हिंदी। अल मोहद अल हिंदी सैन्य अभ्यास पहली बार सऊदी अरब की नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच हुआ था। यह सैन्य अभ्यास भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को पुरस्कार दिया गया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सबसे तेज कार्यान्वयन किस राज्य ने किया है, यह आपको बताना है। बताएं। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, 4 राज्य हैं, इनमें से आपको बताना है। आप जानते होंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2018 में लॉन्च की गई थी और आप यह भी जानते होंगे कि इस योजना में सहायता राशि के रूप में यदि हम देखें तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता इसमें दी जाती है। और ये जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें होती हैं और लाभार्थी इसमें जो भी जोत धारक किसान हैं वो सभी इसके लाभार्थी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी से मिलती जुलती 2 योजनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला आता है रायतू बंधु, याद रखना है रायतू बंधु। रायतू बंधु जो योजना है वो तेलंगाना की योजना है, वो भी इसी तरह की योजना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें एक और योजना इस तरह का है जिसको बोलते हैं कालिया। कालिया योजना जो है ये उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है और इसी प्रकार से उसमें भी किसानों को सहायता दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसके क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 जून 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? बताएं। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया आपको बताना है। नाम याद रखिएगा, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलें राज्य बताएं जल्दी से, इनमें से कौन सा सही है, फास्ट थोड़ा सा बताएं। चलें इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री यहाँ की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और अनसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। इसको बताएं। मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति का संबंध किस मंत्रालय से है? 3 मिशनों के बारे में बोला गया, मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति। तीनों का संबंध पूछा जा रहा है, किस मंत्रालय से है आपको बताना है। देखो मिशन शक्ति की यदि हम बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारिता मिशन से संबंधित एक मिशन है। दूसरा है वात्सल्य मिशन। वात्सल्य मिशन की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से बाल कल्याण सेवाएं हैं, इसमें बाल संरक्षण को लेकर कार्य किया जाता है। और तीसरा इसमें है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के बारे में हमने बता दिया। तीसरा आपका है पोषण मिशन। पोषण मिशन 2.0 अनुपूरक पोषण कार्यक्रम है, विशेष रूप से पोषण अभियान को तीव्र करने के लिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है। अब तीनों के बारे में आपको पता चल गया। तो बोला जा रहा है किस मंत्रालय की योजना है, तो ये योजना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ए विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए वित्त वर्ष 2021-22 में वित्त मंत्रालय द्वारा बजट का आकार कितना रखा गया है? चलो बताएं। 21-22 में बजट का आकार कितना रखा गया है आपको बताना है। ये तो पता ही होगा, बताएं। ये तो पता होना चाहिए, इस तरह के आंकड़े आपको पता होना चाहिए। इसका ए विकल्प सही उत्तर है, ठीक है। तो बजट कुल कितना है ये पता होना चाहिए सबको। अब यहां से थोड़ा सा और ध्यान देना है क्योंकि तकनीकी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अंतरिक्ष एवं उपग्रह कंपनियों के किस उद्योग संघ को 11 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया? चलें बताएं। किस उद्योग संघ को 11 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया? बात हो रही भारत की। अंतरिक्ष एवं उपग्रह कंपनियों के किस उद्योग संघ को 11 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया आपको बताना है। भारतीय उपग्रह संघ, भारतीय अंतरिक्ष संघ, इन स्पेस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है भारतीय अंतरिक्ष संघ। भारतीय अंतरिक्ष संघ को भारतीय प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि इसके संस्थापक जो सदस्य हैं उसमें यदि हम बात करें तो L&T, लार्सन एंड टर्बो, नेल्को कंपनी,
नेल्को के साथ साथ वन वेब कंपनी, भारतीय एयरटेल जैसी कई सारी कंपनियां हैं जो भारतीय अंतरिक्ष संघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अंतरिक्ष की बात हो रही है तो कुछ देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे जाक्सा के बाद यदि हम बात करें तो इसरो के बाद यदि हम बात करें तो नासा के बाद यदि हम बात करें तो CNSA की बात करें तो CENS, इसके बाद यदि हम बात करें तो रॉसकॉस्मोस, इसके बाद यदि हम बात करें तो ESA। ठीक है, इतनी सारी एजेंसियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब जिससे इसमें आप देखोगे तो जैसे ESA है तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए और इसका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस के पेरिस में देखने को मिलेगा। और इसके बारे में आपको इतना याद रखना है, विश्व की पहली अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, विश्व की पहली अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाली पहली अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, ये आपको पता होना चाहिए। और इस लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है? इसका नाम है बीसाउडसैट इसका नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह एक नैनो उपग्रह है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें रॉसकॉस्मोस के बारे में आप जानते होंगे, ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। किसकी है? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है और आपको बताया भी था कि इसका हेडक्वार्टर आपको मॉस्को में देखने को मिलता है। CNES की बात आती है, यहाँ पे है CNES। CNSE की बात करें यदि हम CNES तो ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। यदि हम बात करें CNSA की तो ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। यदि हम नासा की बात करें तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की बात करें ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। जाक्सा की यदि हम बात करें तो ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रांस के बारे में यदि हम बात करें तो आप जानते हो कि CNES जो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया जा रहा है और अंतरिक्ष में किए जा रहे इस सैन्य अभ्यास में फ्रांस के साथ साथ USA भी इसमें शामिल है। USA के साथ साथ जर्मनी भी इसमें शामिल है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किस अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व में किया गया, तो आपको याद रखना है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के नेतृत्व में किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते होंगे नासा के बारे में बता दें कि नासा वर्ष 2024 में पहली बार चांद पर महिला अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए मिशन कर रहा है। तो यह भी याद रखना है कि यदि पूछ लिया जाए कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो वर्ष 2024 में चांद पर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपको बताना है नासा। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हो इसरो है हमारा। इसरो फ्रांस के साथ मिलकर शुक्र मिशन कर रहा है, वीनस मिशन कर रहा है 2025 में, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल सायं 4 बजे लाइव रहूंगा। जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, उस दौरान जुड़ सकते हो, निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा। PDF के लिए कमेंट बॉक्स में और पहली कमेंट देखें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी PDF की लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लें। चलिए इसको बताएं। प्रश्न बोला जा रहा है क्रू 2 मिशन संबंधित है किससे? क्रू 2 मिशन किससे संबंधित है? अब इसके विकल्प कुछ दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कि क्रू 2 जो मिशन है ये किससे संबंधित है। चीन द्वारा शुक्र पर भेजा गया एक रोवर, SpaceX द्वारा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से संबंधित, नासा के शुक्र मिशन से संबंधित, वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के अंतर्गत नासा और SpaceX के मध्य सहयोग से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री भेजने से संबंधित। कौन सा इसका सही उत्तर है? क्रू मिशन क्या है ये आपको बताना है। देखो नाम से ही स्पष्ट है क्रू, नाम से ही स्पष्ट है क्रू। क्रू का मतलब हो गया ये आपका वाणिज्यिक क्रू का कार्यक्रम और इसके अंतर्गत नासा और SpaceX दोनों मिलकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री भेजेंगे, इसी से संबंधित है। तो नासा और SpaceX का एक कार्यक्रम है क्रू। यदि आपसे दूसरे शब्दों में पूछ लिया जाए कि क्रू 2 मिशन किसका है, तो आपको बताना है नासा और SpaceX के सहयोग से यह मिशन चलाया जा रहा है। तो क्रू 2 मिशन के बारे में कभी भी आए तो आपको जवाब देना है। अब यहाँ पे 2 अंतरिक्ष एजेंसियों की बात हो रही है। पहला है नासा।
नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका गवर्नमेंट द्वारा इसका नियामन किया जाता है। अब इसमें इसका फुल फॉर्म देखें तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रख दिया गया था। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बात आ रही है स्पेसएक्स की, तो स्पेसएक्स के बारे में बता दें, एलन मस्क इसके प्रमुख हैं। एलन मस्क की एक कंपनी है, निजी कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया में देखने को मिलेगा। और स्पेसएक्स के बारे में मैंने कई बार बताया है कि इनका अपना पावरफुल रॉकेट है जिसका नाम है फॉल्कन। तो फॉल्कन श्रेणी के जितने भी रॉकेट हैं ये सभी के सभी स्पेसएक्स से संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या अमेरिका में एक ही प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है? नहीं, एक और इन दिनों चर्चा में है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है ये भी अंतरिक्ष कंपनी है, निजी अंतरिक्ष कंपनी है, पता होना चाहिए। और इसके प्रमुख हैं जेफ बेजोस, इनका भी नाम आपको याद रखना है। जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। इसके भी अपने 2 रॉकेट हैं। एक इन्होंने नवीनतम रॉकेट बनाया है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए न्यू ग्लेन जो नाम रखा गया है एक अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया है। तो न्यू ग्लेन इनका नया रॉकेट है जो 2022 में इसका जो आप कह सकते हैं पहली बार यूज किया जाएगा। इससे पहले इनका एक रॉकेट हुआ करता था जिसको बोलते थे न्यू शेफर्ड रॉकेट, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो न्यू शेफर्ड रॉकेट, न्यू ग्लेन रॉकेट, ये संबंधित है ब्लू ओरिजिन से। स्पेसएक्स से संबंधित है फॉल्कन रॉकेट। वर्तमान समय में फॉल्कन 9 का प्रयोग अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा है। हाल ही में भारत के किस संस्थान द्वारा हेलीकॉप्टर के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की गई? बताएं, हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल ब्लेड तकनीक जो विकसित की गई है किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है। DRDO, HAL, IIT मद्रास, IIT कानपुर। तो इसका सही उत्तर है DRDO। DRDO के बारे में आप जानते होंगे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। इसका आदर्श वाक्य कई बार पूछा जाता है जिसको बोलते हैं बलस्य मूलम विज्ञानम। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये इसका आदर्श वाक्य है, मोटो है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में इसके प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो DRDO इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, व्यक्तिगत कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? फुटप्रिंट, व्यक्तिगत मतलब कि कोई भी व्यक्ति कितना कार्बन का उत्सर्जन करता है, इस ऐप के माध्यम से उसका आकलन किया जा सकेगा। तो यह किसने किया है? जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कितना कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है उसका पता चल सके, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया है, आपको जवाब देना है, ये बताएं। इसका उद्देश्य यदि हम बात करें तो लोगों को क्लाइमेट स्मार्ट बनाना इसका उद्देश्य है, जिससे लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें और निश्चित रूप से कार्बन फुटप्रिंट के प्रति सचेत रहें। तो किसके द्वारा किया गया है? यहां पे विकल्प में है चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो याद रखना है ये करके दिखाया है चंडीगढ़ ने, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने ये किया है, चंडीगढ़ सही उत्तर है। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि एक एयर शो हुआ था श्रीलंका के कोलंबो में और उसी एयर शो के बारे में विचार करना है। बोला जा रहा है इस प्रदर्शन में भारतीय वायुसेना की सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भाग लिया। दूसरा कहा जा रहा है इस प्रदर्शन में श्रीलंका वायुसेना की 17वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। देखो, पहला कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन में भारतीय वायुसेना की सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हिस्सा लिया, सत्य है। दूसरा बोला जा रहा है कि इस प्रदर्शन के मौके पर श्रीलंका वायुसेना की 17वीं वर्षगांठ मनाई गई। जी हां, 17वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये भी आपका सत्य है। मतलब सी विकल्प ए और बी दोनों सत्य हैं। अब आज जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका किस जल संधि के माध्यम से अलग होते हैं? भारत और श्रीलंका किस जल संधि के माध्यम से अलग होते हैं, ये आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। इसका जवाब आपको देना अनिवार्य है। ठीक है,
चलिए तो यहीं पर आज की चर्चा समाप्त करते हैं। कल याद रखना है आप सभी को सायं 4 बजे उपस्थित होंगे और उस पर हम जो भी चर्चाएं होंगी आपके साथ, जो भी समस्याएं होंगी उन पर हम बात करेंगे और ये हमारा कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जाने से पहले 20 प्रश्नों में से आप में से किसके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिससे हमें भी पता चल सके, साथ ही साथ आपको भी अपना स्व मूल्यांकन हो सके कि किस तरह से तैयारी आपकी है, किन कमियों को आपको दूर करना है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।